आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन। आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन का जो फॉर्मूला होता है वो आपके पास ये होता है, ठीक है। सम ऑफ ले रहे होते हैं समेशन, यानी p इक्वल्स टू 1 टू n, और आपके पास ए एक्स ए पी एक्स पी, यानी इनके सबस्क्रिप्ट में p है, ठीक है। p को आप करेंगे, इसको ऐड करते जाएंगे। अब जैसे यहाँ पे देखें, ए आपने p 1 से लेकर n कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो अब देखें यहाँ पे p की जगह आपने पहले पर क्या पुट कर दिया फर्स्ट टर्म में 1, x के साथ p की जगह 1, फिर ठीक है इसी तरह आपने a के साथ p की जगह 2, x की जगह 2, फिर a3x3 प्लस a4x4, इस तरह एंड सो ऑन n तक चलेगा। और अगर आपके पास n की वैल्यू 3 हो तो आप क्या करेंगे, एस a1x1 प्लस a2x2 प्लस a3x3, तो ये आपके पास समेशन होगा, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं a के सबस्क्रिप्ट में भी p है और x के सबस्क्रिप्ट में भी p है, तो ये आपके पास एक समेशन का जो रूल है जिसको आप ऐसे लिखेंगे, if s then s is a quantity which has three component, the summation is removed from 2। अच्छा, यहाँ पे आप देखें कि आपके पास जो इक्वेशन थी ना, ये आपको कह रहे हैं कि आप सिर्फ 3 तक आपने ऐड करना है, तो क्या करेंगे आप, ये देखिए 3 टर्म्स आ गई आपके पास। या तो आप इसे इसे जो है ऐसे ओपन करके एक्सप्रेस कर लें, या फिर ऐसे समेशन के साइन के साथ, ठीक हो गया। P is an index which repeat itself 2 times, so this can be expanded in 3 component by using the summation। P आपके पास एक इंडेक्स है जो अपने आपको रिपीट कर रही है 2 टाइम्स पे। यहाँ पे देखें P A के नीचे भी सबस्क्रिप्ट में P है और X के नीचे भी सबस्क्रिप्ट में P है, ये 2 टाइम अपने आप को जो है वो रिपीट कर रही है। और आपने 3 तक का लेके जाना है N को, तो ये 3 इंडेक्स तक आएगी, 3 कंपोनेंट्स बनेंगे, ठीक है। द एक्सपेंशन इज कॉल्ड आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन। ऐसे एक्सपेंशन को जो 3 तक यूं आप करेंगे, या ऐसे समेशन जिसको लेते हैं उसे क्या कहते हैं, आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन। अच्छा, अब आपने जो है ना कुछ इसकी एग्जांपल्स देख लेनी है कि ये कैसे हो रही हैं, इस इन एक्सपेंशंस की। इनमें एक चीज मैं आपको बता देती हूँ। ये एग्जांपल आपको एक्सपेंशन मैंने करवाई है, लेकिन इसके साथ साथ आप पहले एक काम करें, डमी इंडेक्स यहाँ से पहले पढ़ लेते हैं, फिर आपको बताती हूँ। एन इंडेक्स इन ए क्वांटिटी इज सेड टू बी डमी इफ अंडर इट्स रिप्लेसमेंट विद एनी अदर वेरिएबल द समेशन डज नॉट अफेक्ट इट। अगर किसी वेरिएबल को अगर हम चेंज कर दें, जैसे यहाँ पे देखें ए के सबस्क्रिप्ट में बी है, एक्स के सबस्क्रिप्ट में भी बी है, तो पी यहाँ पे डमी वेरिएबल है, ठीक है। इसको क्या करेंगे, पी की जगह हम क्यू कर देते हैं, दोनों जगह पे क्यू करना पड़ेगा। और आप देखिए इसकी वैल्यूज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैल्यूज में कैसे फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे अगर मुझे इसको एक्सपेंड करती तब भी मेरे पास ऐसे ही आता, ए वन प्लस a2, और सॉरी ये ए नहीं है, ये एक्स है, x2, ठीक है, प्लस आप करते a3 और x3। तो ये आप देख रहे हैं कि इसकी एक्सपेंशन में भी फर्क नहीं आया, और जब आप इस पे करेंगे ये भी सेम ऐसे ही वैल्यू देगा, सिर्फ q की जगह ही 1 1 आएगा ना। तो इस इनमें कोई फर्क नहीं है। ऐसा वेरिएबल जो जिसको रिप्लेस करने से कोई फर्क ना पड़ा हो, उसे आप क्या कहते हैं, डमी। यानी p की जगह बेशक आप q लिखते हैं, दोनों जगह पे आप r लिखते हैं, तो ये आपके पास ये डमी वेरिएबल है। अभी हम करते हैं k की जगह आपके पास जो है वो 2 हो रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास एक एक्सपेंशन इसकी बन रही है, और इसको आपने भी देख भी लिया वीडियो में कि कैसे किया हमने, ठीक है। a i 1 b k 1 और c k, तो ये इसको आपने एक्सपेंड करने का तरीका ये होता है कि फर्स्ट आप क्या करेंगे, एक इंडिसेस यानी j को अगर मैंने सपोज कर लिया, सब जगह j मैंने एक पुट कर दिया, उसका 1 2 3, ठीक है। फिर उसकी जो फर्स्ट टर्म होती है उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, k से, k की वैल्यू 1 2 3, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम i को करेंगे। तो हम इसी तरह की एक और एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, वो कैसे होगी। ये अभी जैसे आपने क्या करना है, इसमें आप देखें कि आपके पास ए पी एक्स क्यू है, ठीक है। यानी इसमें आप इंडिसेस देखें तो आपके पास पी क्यू यानी 2 इंडिसेस हैं, ठीक है। तो आप इसमें क्या करेंगे, अब आप इसमें आप इसको एक्सपेंड कैसे करना है, एक्सपेंशन इसका कैसे करना है। तो इसमें ऐसे ही होगा, पी की वैल्यू आप 1 पुट करेंगे और क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 2 3, ठीक है। इसका मतलब है 3 टर्म्स होंगी जिनमें पी 1 होगा, और फर्स्ट टर्म में क्यू की वैल्यू 1, फिर क्यू की वैल्यू 2, फिर क्यू की वैल्यू 3। फिर इसी तरह अब p की वैल्यू हम 2 पुट करेंगे और q की वैल्यू 1 2 3, फिर अगेन p की वैल्यू 3 और q की वैल्यू 1 2 3। तो अब आप देखें, फर्स्ट मैंने क्या किया, p जो है मैंने 1 पुट करना है, ठीक है। मैंने क्या किया, जहां जहां p है आप देखें, a के सबस्क्रिप्ट में 1, ये 1 आ गया। फिर आप देखें x के सबस्क्रिप्ट में 1,
फिर आपके देखेंगे ये x मैंने ऐसे छोड़ दिया क्योंकि यहाँ पे q की वैल्यू आनी है, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखिए अगेन 3 टर्म मैंने ऐसे लिखी कि जहाँ पे p की जगह मैंने 1 लिखा हुआ है। अब आप देखिए इसके बाद आपके पास जब आएगा q आपके पास क्या हो जाएगा, q आपके पहली टर्म में आपके पास q की जगह मैंने क्या लिख दिया 1, q और कहाँ पे था x के साथ, तो वो भी मैंने लिख दिया 1। फिर उसके बाद नेक्स्ट टर्म में देखिए आपके पास q जो है उसकी जगह क्या आ जाएगा 2, और यहाँ पे भी x के साथ 2, जबकि p की वैल्यू यहाँ पे भी 1 बनी है। फिर अगेन q की जगह मैंने क्या लिख दिया 3, ठीक है, और x के साथ q की वैल्यू 3, तो a की वैल्यू क्या थी 1 और x की वैल्यू 1, ये आपके पास 3 टर्म आ गई। फिर आ गया प्लस, फिर आपने p की वैल्यू लिखनी है 2, p की आपने 2 लिख दी, 2 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा x भी 2, ठीक है, ये हमने लिख लिया। यहाँ पे भी a2x2, यहाँ पे भी a2x2 हमने लिख लिया। यानी कि यहाँ इस सेकंड में आपके पास p की वैल्यू हमने 2 चूज की हुई है और q की वैल्यू हमने चेंज की है 1 2 3 की है। तो मैंने q की जगह यहाँ पे पहली टर्म में 1, सेकंड टर्म में 2, और थर्ड टर्म में आपके पास जहाँ जहाँ q है वहाँ वहाँ क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, वो आपके पास क्या आ गया 3 आ गया। अब अगेन हमने क्या करना है, p की इक्वल्स टू 3, जब p 3 के इक्वल होगा तो क्या हमने करना है, q की वैल्यू क्या लिखनी है 1 2 3। अब आप देखिए पहले मैंने जहाँ जहाँ p है, a के सबस्क्रिप्ट में देखिए p था, यहाँ x के सबस्क्रिप्ट में p था, तो वहाँ मैंने 3 3 लिख दिया, यहाँ पे भी मैंने 3 3 लिख दिया, यहाँ पे भी, ठीक है। लेकिन अब इसकी q की टर्म्स आएंगी 1 2 3, फर्स्ट टर्म में q 1, सेकंड टर्म में 2 और थर्ड में 3, जैसे अभी मैंने लिख दिया। फर्स्ट टर्म में 1 q की जगह, सेकंड टर्म में 2, थर्ड में मेरे पास क्या आ जाना है 3 आ जाना है, ये मिस्टेक हुई भी, इसको 3 कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपके पास बन जाएगा, ये आपके पास एक्सपेंशन है। इस ये देखिए, अब इसमें आपने एक्सपेंड करना है, जिस फार्मूले को एक्सपेंड करना है वो आपके पास, अब आप इसके इसमें आप देखेंगे आपके पास 3 इंड्रेसेस हैं, जैसे वहाँ पे फर्स्ट में आपके पास सिर्फ पी थी, अभी आप देख रहे हैं कि आपके पास पी क्यू आर है, ठीक है, 3 इंड्रेसेस हैं, ठीक है। तो आप 3 इंड्रेसेस को कैसे करेंगे, अभी इसकी एक्सपेंशन आप चेक करिएगा। इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम p की जगह 1 लिख देंगे, यहाँ पे भी देखिए x1, और ये आपके पास मैम 2x। जी बच्चे। मैम ये तो शो ही नहीं हो रहा। जी, अब आप देखिए यहाँ पे आपने क्या करना है, जैसे p की वैल्यू है, p की फर्स्ट में हमने 1 पुट कर ली, ठीक है। तो यहाँ देखिए पहले तीनों टर्म में मैंने 1 पुट कर ली, यहाँ पे मैंने साथ उसके रफ कर के तौर पे बताया कि p की वैल्यू 1 है और q की वैल्यू क्या है 1 2 3 है, ठीक है। तो अब हमने q की वैल्यू क्या पुट करनी है, जहाँ जहाँ q है वहाँ मैंने 1 और जो है ना 2 3 पुट कर देना है। अब आप देखें कि पहले आपके पास q ये है, ठीक है, तो q की जगह मैंने क्या पुट कर दिया 1, यहाँ पे q की जगह मैंने 1, और फिर उसके बाद आप देख रहे हैं नेक्स्ट टर्म आ गई, नेक्स्ट टर्म में यहाँ पे मैंने q की जगह 2 पुट कर देना है, यहाँ पे q की जगह 2, ठीक है। फिर उससे नेक्स्ट आ जाएगा q की जगह 3, तो q की जगह 3 आ गया, और यहाँ पे भी q की जगह 3 आ गया, ठीक है। और बचा क्या, आपने r को आपने वैसा का वैसा ही लिख दिया, देखिए r को मैंने वैसा का वैसा ही लिख दिया। तो x की एक्सपेंशन में आपने क्या किया, यानी पहली 3 टर्म्स में आपने क्या किया, p की वैल्यू 1 चूज की है। देखिए जहां जहां p है वहां पे आपको 1 नजर आ रहा होगा, यहाँ पे देखिए तीनों टर्म्स में p, यहाँ पे 1, यहाँ पे भी p की वैल्यू आपके पास 1 है, यहाँ पे भी p की वैल्यू 1, और यहाँ पे भी आप p की वैल्यू 1 नजर आ रही है। फिर आपने क्या किया, यहाँ पे q की वैल्यू फर्स्ट टर्म में आपके पास 1 आ गई, और सेकंड टर्म में आपके पास 2 आ गई, थर्ड टर्म में आपके पास 3 आ गई। फिर उसके बाद r की वैल्यू आपने वैसी की वैसी लिखे रहने दी, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, तो नेक्स्ट टाइम में आपके पास होगा क्या, जैसे यहाँ पे मैंने p1 चूज किया था, अभी मैं p क्या चूज करूंगी, 2 ही चूज करूंगी, p मैंने 2 चूज किया है। और इसको क्या करेंगे हम, q की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 2 3 आ जाएगी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे देखें p के आपके पास 2, आप क्या करेंगे, जहां जहां 2 p है ना वहां आप 2 पुट करते रहेंगे। देखिए यहाँ पे a p था तो ये 2 हो गया, यहाँ पे x की जगह 2 आ जाएगा, सात दो x ऐसे ही आ जाएंगे। फिर अगेन आपके पास सेकंड टर्म आ जाएगी, सेकंड टर्म में भी p की वैल्यू 2 ही रहेगी, ठीक है। पहले आपने एक वेरिएबल चूज कर लेना होता है, जैसे यहाँ p फिक्स किया हुआ है मैंने, p सारी जगह पे 1 था, अभी मैंने नेक्स्ट में p 2 कर दिया, यानी 3 टर्म्स में बनाऊंगी और तीनों टर्म्स में मेरे पास p की वैल्यू क्या होगी 2 ही होगी। क्यू की वैल्यू क्या होंगी 1 2 3, यानी क्यू की फर्स्ट टर्म में वैल्यू, अब जो मैंने 3 न्यू कंस्ट्रक्ट किए हैं उनमें क्या होगा, क्यू की वैल्यू चेंज होगी। जैसे फर्स्ट टर्म में क्यू जहां जहां है, देखें क्यू की जगह 1, यहाँ क्यू की जगह 1, यहाँ पे आप देखेंगे नेक्स्ट टर्म में क्यू की जगह 2, यहाँ क्यू की जगह क्या आ जाएगा 2, फिर उसके बाद यहाँ पे क्यू की जगह 3, यहाँ क्यू की जगह आ जाएगा 3, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास पी दिखेंगे 3, क्यू 1 2 3, फिर उसके बाद ए आपके पास देखें यहाँ पे पी की जगह आ गया 3,
अगेन आपने अब p की जगह क्या पुट कर लिया, 3 पुट कर लिया, सारी जगहों पे p की जगह आपने क्या पुट कर लिया, 3 पुट कर लिया। और अब अगेन आप क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म में q की जगह 1 और सेकंड टर्म में q की जगह 2 और थर्ड में q की जगह 3। और r आपने हर जगह वैसे के वैसा ही, सेकंड टर्म्स में भी आप देख रहे हैं r की वैल्यू आपने वैसे ही की वैसे लिखे रह रही थी, ठीक है। तो ये आपके पास आ गई। अब आप क्या करेंगे, अब आपने इस टर्म को, यानी पहले सिर्फ फर्स्ट टर्म है ना जो अब r की वैल्यू पुट करनी है, तो अब आप इसमें r की वैल्यू 1 2 3 करेंगे, ठीक है। यानी इस टर्म को, इसकी टर्म की जगह r की वैल्यू 1 2 3 करेंगे। फिर आप क्या करेंगे, इस टर्म की जगह r की वैल्यू 1 2 3 पुट करेंगे, फिर इस टर्म की जगह r की वैल्यू 1 2 3 पुट करेंगे। तो इस तरह आप देखेंगे कितनी टर्म्स बन जाएंगी टोटल, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है। तो 9 इंटू 3 कितनी हो जाएंगी, 27। जब r की वैल्यू आप पुट करेंगे टोटल 27 टर्म्स बन जाएंगी, यानी इसकी 3 टर्म्स बनेंगी, फिर इसकी 3 टर्म्स बनेंगी, वो हम देखते हैं कैसे बनेगी। जैसे देखें आप फर्स्ट टर्म की हम बनाते हैं, तो क्या हो रहा है आपके पास, फर्स्ट टर्म की जो बनानी है, ये फर्स्ट टर्म हम देख लेते हैं कि हमारे पास है क्या अभी। और ये है हमारे पास, ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है ना, जहाँ पे हमारे पास वैल्यू है A11R। क्या है आपके पास, A11 R की जगह भी पहले क्या पुट करेंगे, 1 x1 आ जाएगा, यहाँ पे भी x1 और यहाँ r की जगह क्या आ जाएगा, 1, ठीक है। अब इसी सारी टर्म में मैंने r की जगह 2 पुट कर देना है, तो मैं क्या करूंगी, A11 A11 r की जगह मैंने 2 पुट कर दिया, यहाँ x की जगह 1, x की जगह 1 और यहाँ x r की जगह 2, ठीक है। फिर नेक्स्ट टर्म हमने लिखनी है, नेक्स्ट टर्म में हमारे पास क्या हो जाएगा, A11 r की जगह 3 x1 और x यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक हो गया। ये इसकी 3 टर्म्स पर मैं बना ली, फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट चूज करूंगी, जो नेक्स्ट सेकंड टर्म थी, अब सेकंड टर्म की मैंने 3 बनानी है। तो सेकंड टर्म आप देखिए आपके पास है क्या, यहाँ पे देखिए A12R, तो अब आप इसको चूज करें। अब इसमें क्या करेंगे, R की जगह 1 देखेंगे, A12R की जगह 1 1 आ जाएगा, फिर x1 और यहाँ x2 और x1 R है तो 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट टर्म, इसी की दूसरी टर्म जो आ जाएगी, उसमें क्या हो जाएगा, A12 x1 x2 और यहाँ पे x R की जगह क्या आ जाएगा, 2 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर प्लस A123 x1 x2 और x3 3 आ जाएगा, ठीक है। इस टर्म की भी 3 टर्म्स आ गई। अब आपने इससे नेक्स्ट टर्म चूज करनी है कि वो क्या आपके पास, ठीक है। इससे नेक्स्ट टर्म आप देखें आपके पास क्या है, 13R, क्या है, A13R, ये आपके पास A13R और x1 x3 और xr, ठीक है। इस टर्म को अब अपने कर रखना है, तो यहाँ से आप देख लें कि आपके पास 13R था, यानी x1 x3 और xr, तो इसके अब करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, बस A13R की जगह आपने क्या लिखना है, ये आपके पास वैल्यू थी, ठीक है। और हम इसी तरह तीनों टर्म्स इसकी लिख लेते हैं बारी बारी, क्योंकि ये तो फिक्स है, सिर्फ आर की जगह भी हम छोड़ देते हैं, ठीक है। आर की जगह हमने चेंजिंग लानी होगी। तो हमने क्या किया कि अब पहली टर्म में आपके पास क्या आ जाएगी, पहली टर्म में यहाँ पे अब जहाँ आर था वहाँ 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जहाँ पे आर था यहाँ 2 आ गया, यहाँ यहाँ 2 आ गया आपके पास, यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, आर की जगह 3, ये 3 था, ये 3 था, ठीक है। अब आपने इससे नेक्स्ट टर्म चूज करनी है। नेक्स्ट टर्म आप पहले देख लें कि आपके पास है क्या, 13R था, उसके बाद क्या है 21R, तो x2 और x1 और फिर xr। अब इसकी जगह हम रिप्लेस करेंगे, वो क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिए A21 और यहाँ पे x2 x1 प्लस A21 x2 x1 प्लस A21 x1 प्लस x2 आ जाएगा, ठीक है। और ये अब आपने क्या करना है, अब आपने रिप्लेस करना है, यानी यहाँ पे r की जगह 1 1 आ जाएगा, r की जगह 2 और यहाँ पे 2, यहाँ r की जगह 3 और यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। अब ये आपके पास थर्ड टर्म आ गई। अब अपने नेक्स्ट टर्म लेके आनी है। अब आपके पास नेक्स्ट टर्म जो है पहले हम देख लेंगे वो है क्या, आपके पास वो है A22R x2 और r, ठीक है। तो इस सारे को हम r की जगह 1 2 3 रिप्लेस करेंगे। अब हम लिखेंगे A22, फर्स्ट टर्म तो फिक्स है, x2 प्लस A22 x2 प्लस A22 x2 और आपके पास एक एक्स्ट्रा x आ जाएगा, ठीक है। अब आपने यहाँ r की जगह 1, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, यहाँ 2R की जगह, यहाँ पे भी r की जगह 2, यहाँ r की जगह 3, यहाँ 3 आ जाएगा, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, इसी को
नेक्स्ट टर्म इसकी लेके आनी है। अब आपके पास जितनी टर्म हो गई हैं, 5 टर्म्स हो चुकी हैं। अभी आप इस क्या करेंगे, नेक्स्ट टर्म को देखेंगे। तो यहाँ देखें 2 के बाद कौन सी टर्म है, 2 3 वाली, A 2 3 R X 2 X 3 X R है, ठीक है, A 2 3 X 2 X R है। अब इसकी जगह आपने रिप्लेस करना है, तो वो रिप्लेस आपके पास क्या हो जाएगा, देखिए। अब मैं क्या करूँगी, A 2 3 X 2 X 3, यहाँ गया x, फिर A 2 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा X 2 X 3, और फिर A 2 3 X 2 X 3 और एक x। अब r की जगह यहाँ पे पहले 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे r की जगह 2, और यहाँ पे भी 2, यहाँ पे r की जगह 3, और यहाँ पे भी 3, ठीक है। फिर प्लस, फिर आपके पास जो हो जाएगा 3 1, ठीक है, A 3 1 R X 3 X 1 X R, A 3 1 और X 3 X 1 प्लस A 3 1 X 3 X 1 प्लस A 3 1 X 3 X 1 1 1, और यहाँ पे आ जाएगा 2 2 3 3 आ जाएगा, ठीक है। अब आपने ये इसके बाद आप देखेंगे आपके पास नेक्स्ट टर्म क्या होगी, 3 2 है आपके पास है। आप चेक कर लें, बेशक आपके पास क्या है, 3 2 R, ठीक है। तो इसको आपने रिप्लेस करना है, A 3 2 X 3 X 2, यहाँ पे आ जाएगा x प्लस A 3 2 X 3 X 2 प्लस A 3 2 X 3 X 2। अब आपने क्या करना है कि जहाँ जहाँ आपके पास r की वैल्यू है वहाँ पे आपने 1 2 3 कर देना है। 1 पहली टर्म में, सेकंड टर्म में 2, थर्ड टर्म में 3, ठीक है। ये आपके पास आ गया। अब थर्ड टर्म आप देखेंगे A 3 3 होगा आपके पास, ये देखिए आपके टर्म में A 3 3, तो x की वैल्यू दोनों जगह 3 है, और फिर r की जगह आपने वैल्यूज पुट करनी है। तो इसको कैसे लिख लेंगे आप लिख लेंगे A 3 3 X 3 X 3, यहाँ पे आ जाएगा A 3 3 X 3 X 3, और ये आपके पास आ गया, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे आ जाएगा 1 1 2 2, सेकेंड टर्म में तो 2 आ जाएगा, थर्ड टर्म में r की जगह 3 आ जाएगा। तो ये आपने एक्चुअली ओवरऑल एक्सपेंशन कर ली जो आपको गिवन थी, जिसमें आपके पास P Q R 3 आपके पास वेरिएबल थे। तो ये एक्सपेंशन यहाँ पे आपको मैंने करवाई है, देखें ये आपके पास ओवरऑल एक्सपेंशन थी जो आपने फाइंड करनी थी, ठीक है। यहाँ से आप देखें, यहाँ पे ये हुई भी है बुक में, जो मैंने आपके साथ नोट्स शेयर किए हैं, ये आपके पास एक्सपेंशन ओवरऑल हुई है, ठीक है। तो ये मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप साथ वीडियो में इसलिए दिखाई है ताकि आपको पता चले करनी कैसे है। और जो मैंने वीडियो बनाए हुए हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, ठीक है। उसको देख के आप एक खुद करें, इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा करें, क्योंकि ये जो है ना एक्सपेंशन, ये एक्चुअली यूज़ हो रही है आगे आपके क्वेश्चंस में। तो जितने भी आप ये टेंसर वाला पढ़ेंगे उसमें ये समेशन बार बार यूज़ हो रहे हैं, और अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तभी आपको वो सही आएगा। जी, क्रॉनिकल डेल्टा आपके पास क्या होता है, ये आपने क्वांटम मैकेनिक्स में भी पढ़ा होगा। इसमें आप देखें अ सिस्टम ऑफ सेकंड ऑर्डर, या रैंक 2 आप कहेंगे। अब यहाँ पे आप देखें कि आपके पास रैंक 2 की बात जो आ रही है वो कैसे होगी। आप देखें कि आपके पास जो क्रॉनिकल डेल्टा है उसके सबस्क्रिप्ट में क्या शो हो रहा है, आई जे, ठीक है। उसके सबस्क्रिप्ट में आपको शो हो रहा है आई जे। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि इसके इंडेक्स 2 इंडेक्स हैं, तो इसका मतलब है कि इसका रैंक क्या होगा, 2 होगा, सेकंड ऑर्डर में होगा, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे, ये आप यूज कैसे करते हैं, इसमें आपने बताया हुआ है कि जब आपके पास इंडेक्स आप देते हैं ना, जैसे अभी यहाँ पे मैंने पी क्यू से रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो अगर पी और क्यू इक्वल हो जाते हैं, पी और क्यू दोनों इंडेक्स मेरे पास इक्वल हो जाते हैं, तो मेरे पास इस क्रॉनिकल डेल्टा की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। और जब मेरे पास पी और क्यू एक दूसरे के नॉट इक्वल हो, ना इक्वल हो एक दूसरे के, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, क्रॉनिकल डेल्टा का 0, ठीक हो गया। अब जैसे यहाँ पे देखें, लेट्स सपोज मेरे पास पी की वैल्यू भी 1 है, क्यू की भी वैल्यू 1 है, इसी तरह पी की वैल्यू भी 2 है, क्यू की वैल्यू भी 2 है, या पी की भी 3 है, क्यू की भी 3 है। तो अब देख रहे हैं कि यहाँ पे एक्चुअली मुझे नजर आ रहा है, कि मेरे पास दोनों इंडेक्स क्या है, बराबर है, ठीक है। तो जब दोनों इंडेक्स आपके पास सेम होंगे तब आपके पास आंसर क्या आता है, 1 आता है, 1 के इक्वल होगा। इसी तरह आपके पास अगर दोनों इंडेक्स डिफरेंट हो, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं 1 2 आपके पास है, फिर आपके पास 2 1 है, फिर 3 2, तो ये डिफरेंट आ रहे हैं। यहाँ p की वैल्यू 1 है, यहाँ q की वैल्यू 2 है, यहाँ पे आप देख रहे हैं अगर इस सारे का मैं आंसर देखूँ क्या होगा, 0 होगा। जब कभी भी आपके पास क्रॉनिकल डेल्टा में इंडेक्स डिफरेंट आ रहे हो तो उसका आंसर क्या होता है, आपके पास डिफरेंट होता है, यानी 0 होता है, ठीक है। उसके बाद एक मैट्रिक्स भी बना हुआ है,
मैट्रिक्स आपने कैसे बनाया? मैट्रिक्स आप देखते हैं आपके पास डेल्टा 1 1 है, डेल्टा 1 2 है, डेल्टा 1 3 है, ठीक है। इधर 2 1 है, 2 2 है, 2 3 है, 3 1 3 2 3 3, ये आपके पास एक बन रहे हैं, ठीक है, क्रॉनिकल डेल्टा की वैल्यूज। तो अब आप देख रहे हैं जहां जहां एक जैसे हैं, जैसे ये इंडेक्स सेम है, ये इंडेक्स सेम है, ये इंडेक्स सेम है, तो ये वैल्यू क्या देंगे? 1 देंगे। जबकि ये देख रहे हैं ये भी जीरो करेगा, ये भी जीरो करेगा, क्योंकि ये डिफरेंट है, डिफरेंट इंडेक्स है। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं 2 3 है, 2 और वैल्यू 3 और है, या तो 2 2 होता है या 3 3 होता है, तो इसकी वैल्यू 1 आती। अब ये दोनों इंडेक्स डिफरेंट है, इसलिए आंसर, इसका आंसर जीरो आएगा, इसका आंसर भी जीरो आएगा, इसका भी जीरो। तो अब यहाँ देख रहे हैं आप कि यहाँ पे सिर्फ इन तीन वैल्यूज पे डायगोनल पे जो है इनकी वैल्यूज यहाँ पे 1 दे रहा है, क्योंकि इधर क्रॉनिकल डेल्टा की वैल्यू क्या बन रही है आपके पास? 1 आ रही है, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स आपके पास इस तरह इक्वलेंट होगी। ये मैट्रिक्स भी कंस्ट्रक्ट कराऊंगी मैं आपको, उसमें भी आप देख लीजिएगा कैसे आएगा। इसी तरह अगर आपने जो कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स में आपने बहुत सारे यूनिट वेक्टर्स पढ़े, तो उन वो कैसे होंगे अब आपके पास? मान जैसे आपके पास E1 हैट है, अगर इसका डॉट प्रोडक्ट मैं E1 हैट से ही लेती हूँ, या फिर E2 हैट का डॉट प्रोडक्ट E2 हैट से, या E3 डॉट का डॉट प्रोडक्ट E3 हैट से लेते हैं, तो उसका आंसर 1 आना चाहिए, ठीक है। बाकी अगर मैं डिफरेंट पे लूंगी तो वो आंसर क्या होंगे? 0 होंगे, ठीक है। या फिर अगर हम इसको अगर ओवरऑल रिप्रेजेंट कर दें कंबाइंड फॉर्म में, तो वो क्या होगा? EI डॉट EJ हैट, यानी दोनों को डिफरेंट इंडिसेस के नाम दे दिए मैंने, और यहाँ पे लिख भी दिया कि I इक्वल्स टू J। जब I और J की वैल्यू एक जैसी होगी तो आंसर क्या होगा? 1। अदरवाइज जब दोनों डिफरेंट हो तो उसका आंसर क्या हो जाए? 0 हो जाए, जैसे यहाँ पे बताया आपको। तो ये क्रॉनिकल डेल्टा है आपके पास। इसकी एक छोटी सी आप देखिए समेशन फॉर्म में हमने लिखी हुई है। जैसे अगर आपके पास क्रॉनिकल डेल्टा पी भी लिखा हो इक्वल्स टू 3, ये हमने प्रूव करना है। प्रूव कैसे करेंगे हम? 3 के इक्वल कैसे होगा? अब देखिए इसकी एक्सपेंशन हम 3 तक लेके जाते हैं। जैसे फर्स्ट मैंने 1 पुट करना है, 1 पुट करूंगी तो दोनों पी है, दोनों पी का मतलब है कि दोनों की जगह 1 1 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी? प्लस क्रॉनिकल डेल्टा 2 2, फिर नेक्स्ट क्रॉनिकल डेल्टा 3 3। तो आप देख रहे हैं कि आपके पास जब सेम इंडिसेस होती हैं तो क्रॉनिकल डेल्टा की वैल्यू क्या बन जाती है? 1। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? 1 के इक्वल आ जाएगा। प्लस आपके पास यहाँ पे भी सेम वैल्यू है, इस ये भी 1 के इक्वल आ जाएगा। प्लस ये भी सेम वैल्यूज है, इसकी भी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। तो आपके पास ये क्या हो जाएगा? 3। ये आप इन तीनों को ऐड कर देंगे, 3 तो उसका मतलब है ये जो आपके पास क्रॉनिकल डेल्टा पीपीवी है सब्सक्रिप्ट में, ये क्या हो जाएगा आपके पास? 3 हो जाएगा। इसके बाद आप नेक्स्ट देखें। इसी तरह अब उन्होंने कहा आपको कि आप क्या करें? फाइंड करें कि आपके पास क्रॉनिकल डेल्टा 1p AP जो है ये अप्लाई करें। तो इसको कैसे खोलेंगे आप? देखिए इसको अगर मैंने ओपन करना है, इसको एक्सपेंड करना है, तो मैं क्या करूंगी? फर्स्ट मैंने क्या किया, ये 1 तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, पहली टर्म में पी की जगह मैं 1 पुट कर दूंगी। 1 1 आ गया, ये 1 ऑलरेडी था, पी की जगह 1, यहाँ पे भी पी की जगह 1। फिर ये 1 ऑलरेडी था, पी की जगह 2, और फिर एक पी की जगह 2। फिर आगे इसके बाद इसके 1 आया, फिर उसके बाद पी की जगह 3 और नेक्स्ट ए की जगह 3, ठीक है। ये टर्म आ जाएगी आपके पास। अब ये टर्म आने के बाद मैं देखती हूँ कि मेरे पास क्रॉनिकल डेल्टा की वैल्यू क्या बन रही है। यहाँ पे देखें ये आपके पास वैल्यू क्या देगा? 1 देगा, क्योंकि इसके इंडिसेस सेम है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे ये टर्म इसके इंडिसेस डिफरेंट है, ये आंसर क्या दे देगा? 0, ठीक है। ये आप देखेंगे इसके इंडिसेस क्या है? डिफरेंट है, ये क्या आंसर दे देगा? 0। 0 किसी भी चीज के साथ मल्टीप्लाई करके उसको 0 कर देगा, इसीलिए ये दो टर्म आपके पास क्या हो जाएंगी? 0। सिर्फ बचेगी आपके पास ये वाली टर्म, तो वो आपके पास क्या हो जाएगी? A1। यहाँ पे आप देखेंगे ये आपके पास A1 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखिए नेक्स्ट टर्म में आपको अगर इसको एक्सपेंड करना हो क्रॉनिकल डेल्टा में, तो कैसे होगा आपके पास? अब इसको भी हम ऐसे ही करेंगे जैसे आपने क्या किया। यहाँ पे आप देंगे आपके पास A2 क्रॉनिकल डेल्टा 2p AP है, ठीक है। तो देखें अब इसमें मैंने क्रॉनिकल डेल्टा की वैल्यू तीनों टर्म्स में 2 लिखी हुई है साथ, यानी ये जो आपके पास 2 है ना, यहाँ पे 2 इसके साथ वैल्यू है। फिर उसके बाद p की जगह चेंज कर देनी है। फर्स्ट टर्म आपके पास p की जगह क्या आ जाएगी? 1। यहाँ दोनों की जगह 1 आ गई। फिर p की जगह क्या आ जाएगी? 2, दोनों जगह 2 आ जाएगी। फिर p की जगह 3, दोनों जगह 3 आ गई। अब आप देखें कि आपके पास यहाँ पे मैं देखूंगी अगेन कि मेरे पास क्रॉनिकल डेल्टा की वैल्यूज क्या आ रही हैं। ये डिफरेंट इंडिसेस है, 2 3 डिफरेंट इंडिसेस होती हैं, ये आंसर दे देंगी 0। यहाँ पे भी 2 1 इंडिसेस है, ये क्या आंसर दे देंगी? 0। सिर्फ ये वाली जो इंडिसेस है ना, ये आंसर दे रही है 1, ठीक है। तो ये दोनों टर्म्स 0 यानी क्रॉस हो जाएंगी, सिर्फ ये टर्म बचेगी और A2। तो ये देखें सेम इंडिसेस वाली टर्म रही, और इसकी वैल्यू भी हमने 1 लिख ली, तो आंसर क्या आ गया आपके पास? A2 आ गया। सिमिलरली आप इसको करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? A3 आ जाएगा। तो ये आपको पता चल रहा है कि अगर क्रॉनिकल डेल्टा जो है उसको हमने कैसे यूज करना है।